पहले दिल्ली से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। भूकंप के तेज झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए हैं, जिसका प्रमुख मुख्य केंद्र अफगानिस्तान रहा है। भूकंप तीव्रता 5.5 रिक्टर स्केल पर मापी गई। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। भूकंप से दिल्ली के सकरपुर क्षेत्र में बिल्डिंग को नुकसान होने की खबर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके काफी देर तक महसूस किए गए। ये झटके लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए दिल्ली एनसीआर में। इसके अलावा उत्तराखंड और पंजाब में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई और भूकंप के वजह से लोगों में काफी घबराहट देखी गई। लोग घर से बाहर निकलते नजर आए। भूकंप की तीव्रता 5.5 रिक्टर स्केल पर मापी गई। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। भूकंप से दिल्ली के सकरपुर क्षेत्र में बिल्डिंग झुकी। सकरपुर क्षेत्र में बिल्डिंग झुकी होने की खबर दिल्ली एनसीआर से आपको दिखा रहे हैं। काफी देर तक ये झटके महसूस किए गए भूकंप के। लगातार झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 5.5 इस भूकंप की तीव्रता मापी गई। तो पूरे दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। साथ ही उत्तराखंड और पंजाब के कई क्षेत्रों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप का मुख्य केंद्र अफगानिस्तान रहा। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पंखे और घर के सामान हिलते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सकरपुर क्षेत्र में एक बिल्डिंग के झुकने की भी खबर आ रही है। साथ ही दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर के अतिरिक्त उत्तराखंड और पंजाब के कई हिस्सों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 5.5 रिक्टर पैमाने पर मापी गई। तो आपको दिल्ली एनसीआर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। घबराहट में लोग घरों से बाहर निकले। तो दिल्ली एनसीआर से भूकंप के तेज झटके की एक खबर आपको दिखा रहे हैं। लोगों में काफी घबराहट देखी गई भूकंप के झटकों के दौरान। साथ ही उत्तराखंड और पंजाब के कई हिस्सों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 5.5 इस भूकंप की तीव्रता मापी गई। सर, एक बात मेरी समझ नहीं है। कौन सी बात? वो ये कि बच्चों के साथ कितने सारे लोग तुम्हारा भूकंप इसने वही टाइम क्यों चुना उसे मारने के लिए? बच्चा तो मर ही मरा, आदमी दोस्त भी तो मर गया। कई सारे मथुरा में भी आया है। मथुरा में भी आया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोगों में किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ। लोग घर से बाहर निकले हैं और एक झुंड में बाहर चौराहों पे, सड़कों पे नजर आ रहे हैं लोग।
और घरों की तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरीके से घरों के सामान हिलते डुलते नजर आ रहे हैं। तो लोगों में काफी डर का माहौल बन गया। भूकंप और रात 10:21 पर यह भूकंप के झटके महसूस किए गए, ऐसा जानकारी मिल रही है। तो तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरीके से लोग अपने घरों से बाहर निकलकर, डरे सहमे लोग घर से बाहर निकले हैं और सड़कों पर खुली जगह पर निकल के बाहर एकत्रित हुए। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता शिवेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी शिवेंद्र, दिल्ली एनसीआर के कैसे क्या हालात हैं भूकंप के बाद? किस तरीके किसी नुकसान की खबर अभी तक जानकारी हुई है क्या? सर किसी तरीके की नुकसान की उसके बाद तुरंत अफरा तफरी का माहौल सर देखा जा सकता है। सभी लोग सर बाहर आ चुके हैं, मार्केट एरिया में इस समय खड़े हैं। कहा जा रहा है कि सर तो इस वजह से सर ऐसी स्थिति बनी हुई है। जी शिवेंद्र, जिस तरीके से बताया जा रहा है सकरपुर में एक इमारत के झुकने की खबर आ रही, तो किस और क्षेत्रों से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं क्या? सर जिस जगह से मैं हूँ सर, जीटा ग्रेटर नोएडा का जीटा 1 सेक्टर है सर। ये इस जगह पर सर किसी भी तरीके की किसी भी जान माल के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है सर। लेकिन लोगों के बीच में सर अफरा तफरी का माहौल है, तो उस वजह से लोग थोड़ा घबराए हुए जरूर हैं सर। शिवेंद्र, क्या लोग अपने घरों से बाहर निकलकर खुली जगहों पर पहुंचे? किसी से कोई बात हो पाई है क्या? उन लोगों के मन में क्या चल रहा है? सर मैं किसी से बात करने की कोशिश करता हूँ। भैया जी आप क्या कर रहे थे जिस वक्त ये भूकंप के झटके आपको महसूस हुए? जी खतरनाक टाइप से आया जी। ये सेकंड था कम से कम। और अच्छा, मेरा पंखा मैट सारा कुछ हिल रहा। अच्छा उस वक्त होता है लोग अपने खाने बनाने जी जी अपना पर्सनल कार्य कर रहे थे, सब कुछ छोड़ के एकदम जी जी बहुत ही डेंजरस था ये जी। और कुछ अलग महसूस किया आपने इस बार? पिछली बार जो आया था उससे जी जी धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सर कि भूकंप के झटके बहुत तेजी से महसूस किए गए। उसके बाद लोग अफरा तफरी के माहौल में अपनी अपनी लिफ्टों से बाहर आए और उसके बाद इस वक्त मैं आपको दिखाऊं तो सारे लोग मार्केट एरिया में हैं, मार्केट में हैं। शिवेंद्र, जिस क्षेत्र में आप हैं, जिस एरिया में आप हैं, उस एरिया में किसी नुकसान की कोई संभावना की खबर कोई आपको अभी तक मिली? जी अभी इस वक्त तो यहाँ पे किसी भी तरीके की नुकसान की संभावना नहीं जताई गई है, ना ही किसी तरीके की नुकसान की खबर मुझे मिली है सर। अगर मिलती है तो मैं जरूर अपडेट करूंगा। जी शिवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली एनसीआर से एक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये हमारे संवाददाता शिवेंद्र थे जो नोएडा से ये तस्वीरें दिखा रहे थे। लोगों से इन्होंने बात भी की, जो लोग काफी डरे सहमे थे उनसे बात भी की। तो दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तराखंड और पंजाब के भी कई क्षेत्रों में भूकंप के तीव्र झटके महसूस किए गए। 5.5 रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता बताई जा रही है इस भूकंप की। तो तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरीके से लोग अपने घरों से बाहर निकलकर काफी लोगों में घबराहट है और लोग खुली जगह में सड़कों पे निकल के बाहर आए हैं और काफी अफरा तफरी का माहौल भी बन गया इस भूकंप के झटके के बाद। सर जिस वक्त ये भूकंप के झटके महसूस किए गए तो उस वक्त मैं सर सड़कों पे था और उस वक्त मैं ड्राइव कर रहा था, तो मुझे खुद भी महसूस हुआ ऐसा कि मेरी स्टीयरिंग हिल रही है। बट मुझे लगा कि हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो, बट लोग अपने अपने घरों से बाहर आए हुए थे, तो इस वजह से मुझे लगा, लोगों से पता चला कि भूकंप के तेज झटके महसूस। तो शिवेंद्र, जिस वक्त ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, आप बता रहे जिस तरीके से कार चला रहे थे, आपको कार के स्टीयरिंग से भी पता चला,
तो उस वक्त सड़क पे कैसा माहौल था? लोगों में किसी तरीके की गाड़ियों आपस में टकराने की कोई खबर या किसी तरीके अफरा तफरी का माहौल? सर इस सड़क पे कम से कम लगभग उसमें 1000-1500 लोग इसी सड़क पे आ चुके थे सर, जो अभी खाली हुई है, क्योंकि लोगों के अंदर ये डर था। भूकंप में होता है अक्सर यही है कि एक बार झटका आने के बाद दोबारा झटका आता है, तो उन दूसरे झटके के लिए लोग तैयार होते और लोग अपने अपने घरों को छोड़कर बाहर आ जाते थे। तो ये जो लोग घर से बाहर हैं, अभी तक ये घरों में शिवेंद्र नहीं गए हैं, क्योंकि इन लोगों के अंदर नहीं अभी सर, डर है कि कुछ लोग दोबारा अपने झटके अपने हो घरों में सकते हैं। पुनः वापस जा चुके हैं। कुछ लोग हैं जो अभी भी उन्हें आशंका है कि हो सकता है कि शायद दूसरी वेव आ जाए, तो इस वजह से वो रुके हुए हैं। बशर्ते काफी लोग अपने अपने घरों में अभी तो जा चुके हैं। तो शिवेंद्र, अभी का माहौल वहां का कैसा है? अब लोग अपने अपने घरों में जा चुके हैं, अब किसी तरीके कोई अफरा तफरी नहीं है? नहीं सर, अभी तो कोई अफरा तफरी नहीं बताई जाती है। अभी तो सब लोग शांत हैं और अपने अपने घरों में वापस लौट रहे हैं अपनी दैनिक दिनचर्या में। हमारे संवाददाता मुनेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मुनेंद्र, आप कहाँ, किस जगह पे हैं आप? वहां के कैसे क्या हालात हैं? भूकंप के झटकों के बाद लोगों में कैसा माहौल बना हुआ है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, मैं सेक्टर 19 में हूँ नोएडा के, और इस भूकंप के झटकों के बाद में बहुत ही दहशत का माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि नोएडा के अंदर बहुमंजिली इमारतें हैं, G+25 या 40 फ्लोर तक की बिल्डिंगें हैं, और इन बिल्डिंगों के अंदर सबसे बड़ी बात यही है, हल्के से भूकंप के झटके से भी एक दहशत का माहौल बन जाता है। पिछले कई महीनों से लगातार जो भूकंप के झटके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बार बार जनता के मन में एक बहको व्याप्त कर रहे हैं। और अभी सड़कों पे मैं देख रहा हूँ कि अभी लोग अंदर चले गए हैं, लेकिन तब की तस्वीरें मैंने भेजी हैं, और उस तस्वीर में आप देखेंगे कि किस तरीके से भूकंप के झटकों के बाद लोग सड़कों पे थे। जी हाँ मुनेंद्र, जिस जगह पे आप हैं, जिस एरिया में आप हैं, वो एरिया या जगह कितना प्रभावित हुआ है? दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से झटके, भूकंप के झटके आए, दिल्ली में किसी नुकसान की खबर, या आप जिस जगह पे हैं वहां की स्थितियां कैसी हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा मैं आपको कि जिस जगह पर मैं हूँ ये लो राइज एरिया है, लेकिन जो हाई राइज एरिया है नोएडा का, वो सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित हुआ है, क्योंकि G+25 फ्लोर की कम से कम बिल्डिंगें वहां पर हैं, और जो भी बिल्डिंगें वहां पर हैं उन सारी बिल्डिंगों में मोस्टली लोग रहते हैं। और इस भूकंप के बाद में, इससे पहले भी कई भूकंप यहाँ पर आए हैं, तब भी यही भय का माहौल देखा गया था, लेकिन इस भूकंप के बाद, क्योंकि बहुत तेज झटका था और काफी देर तक ये रुक रुक के झटके आते रहे, तो लोगों के अंदर इसको देख करके भय व्याप्त था। जी हाँ मुनेंद्र, जिस एरिया में आप हैं काफी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, रिहायशी एरिया है, तो क्या किसी इमारत के नुकसान पहुंचने के, झुकने के, या किसी तरह की ऐसी कोई खबर? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बिल्डिंगें हैं काफी हद तक भूकंप रोधी बनाई गई थी उस समय, लेकिन इनमें काफी बिल्डिंगें वही भूकंप रोधी नहीं है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी नुकसान की संभावना, कोई सूचना नहीं मिली है। अगर ये थोड़ी देर और आता तो संभवतः कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना नोएडा से जरूर मिलती। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद मुनेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये नोएडा से ये संवाददाता हमारे मुनेंद्र जुड़े हुए थे, साथ ही शिवेंद्र ने तमाम तस्वीरें दिखाई और नोएडा और दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें दिखाई, लोगों से बात भी की, और भूकंप से लोग क्या महसूस कर रहे हैं उसकी भी जानकारी दी। तो आपको बता रहे हैं, दिल्ली एनसीआर 10:21 पर यह भूकंप के झटके महसूस किए गए, काफी देर तक ये झटके महसूस किए गए। तो ये दो तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरीके से भूकंप के बाद घरों के सामान, किस तरीके से पंखे को साफ तौर से आप हिलता डुलता देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर में लोग अफरा तफरी में किस तरीके से घरों से बाहर निकले हैं और खुली जगह में एकत्र हुए हैं। लोगों में काफ़ी अफरा तफरी और भूकंप के बाद काफ़ी हड़कंप भी देखने को मिला। तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं भूकंप के तेज झटकों के बाद किस तरीके से लोगों में घबराहट हुई, वो लगातार सभी घर से बाहर निकले। और ये तस्वीरें साफ तौर से बता रही हैं किस तरीके झटकों के बाद घरों के सामान हिलते डुलते नजर आए। 5.5 इस भूकंप की तीव्रता बताई जा रही है रिक्टर पैमाने पर,
दिल्ली एनसीआर के अलावा और हमारे साथ आलोक भदौरिया वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इसी खबर से, इसी जुड़ी खबर से जुड़ गए हैं। आलोक जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, बार बार ये निरंतर ये झटके महसूस किए जा रहे हैं, तो क्या इस पर ये क्या कारण है, ये बार बार ये कुदरत का किस तरीके का ये मैसेज है? देखिए, दिल्ली एनसीआर या अपना नॉर्थ भारत के जो उत्तरी भारत के जो कई जो क्षेत्र हैं, पहले भी वो सेस्मिक फोर्स जोन में आते हैं और इसमें जो यूरेशियन प्लेट होती है, इनकी टकराहट की वजह से जमीन में घर्षण होता है तो ये भूकंप आता है। इस बार के भूकंप में लोगों को थोड़ी सी दहशत ज्यादा रही, भले ही रिक्टर पैमाने पर ये 5.5 ही था, लेकिन जिस तरीके से कंपन महसूस हुआ, लोगों के बेड हिलने लगे, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, दिल्ली हो, नोएडा हो, गुड़गांव हो, सब जगह लोग लगभग घरों से बाहर निकल आए और इस बार दहशत भी काफी रही। मुख्य तौर पर जो ऊंची बिल्डिंग से जो 15 माले की या जो 20-25 माले की थी, वहां ये कंपन काफी ज्यादा महसूस किया गया। लेकिन अभी तक किसी जानमाल के नुकसान की कोई अभी सूचना भी नहीं है, मेरे ख्याल से हुआ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ दहशत है और इससे भी ज्यादा दहशत लोगों को इससे भी हो रही है क्योंकि लोग ये मान के चल रहे हैं कि भूकंप के 2-3 बार झटके आते हैं। इस महीने की शुरुआत में भी हुआ था, तो इसलिए लोग डरे हुए तो हैं, लेकिन ये कुदरत की चीज है, इसमें कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते। आलोक जी, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है, नोएडा से सटा हुआ पूरा दिल्ली एनसीआर, ऊंची इमारतें यहाँ पाई जाती हैं, घनी बस्तियां हैं, लोग जिस तरीके से रहते हैं, तो आलोक जी अभी जैसे सकरपुर दिल्ली से एक खबर हमारे पास आई कि एक ऊंची इमारत, बड़ी बिल्डिंग ये झुकने की खबर आई है, तो दिल्ली एनसीआर के लिए कितनी, जिस तरीके से बार बार ये भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, तो दिल्ली एनसीआर के लिए कितना बड़ा खतरा है और ये इससे कितना सतर्क होने की हमें जरूरत है? देखिए, खतरा तो काफी बड़ा है और ऊंची बिल्डिंग में ये खतरा, जो नई बिल्डिंग है इसमें केवल एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि जितना जो नया कंस्ट्रक्शन हुआ है ना, उसमें स्ट्रक्चरल जो बॉन्डिंग होती है वो आर्किटेक्चरल के हिसाब से वो काफी अच्छी की गई है, ये माना जाता था, अभी तक यही माना जाता है। लेकिन अभी जो नोएडा अथॉरिटी है, अपने उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अथॉरिटी है नोएडा है, इसने कई ऊंची बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चरल ऑडिट भी कराया था। तो स्ट्रक्चरल ऑडिट में कई जगह कुछ खामियां भी पाई गई हैं। तो ये एक चिंता का विषय है कि कहीं ऐसा नहीं कि बिल्डर ने ज्यादा मुनाफे में या लापरवाही की वजह से, मुनाफा भले ही ना हो, लेकिन एक ऐसा है कि वर्कमैनशिप बोलते हैं कि काम उच्च स्तर का ना करने की वजह से भी ये दिक्कतें ज्यादा बड़ी हो सकती हैं। लेकिन जो पुराने जो शहर हैं वहां तो थोड़ी ये दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि उनका उस तरीके से भूकंप रोधी डिजाइन नहीं होता और भूकंप रोधी स्ट्रक्चर भी नहीं खड़ा होता है, तो वहां ये दिक्कतें कुछ ज्यादा महसूस की जा सकती हैं। और मुझे लगता है कि एक और दिक्कत मुझे ये लगती है कि हमारा जो दिल्ली एनसीआर का भी है, ये प्रशासन कितना तैयार है ऊंची बिल्डिंग के लिए, मेरे को ये भी अभी थोड़ा सा इस पर एक सवालिया निशान है। क्या ये 25 मंजिल और 40 मंजिल तक ये अपनी राहत पहुंचाने के लिए सक्षम है? क्या फायर ब्रिगेड के पास में या कोई ऐसे उपकरण है जो इतनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं? आज मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से सेस्मिक फोर्स जोन में दिल्ली एनसीआर बाकी जो आते हैं, तो मुझे लगता है कि इनको इस दिशा में बहुत गंभीरता पूर्वक काम करना चाहिए और लोगों को अगर ऐसी जरूरत आती है ऊंची बिल्डिंग में, अगर रिक्टर ज्यादा पैमाने पे आता है और या उसका केंद्र बिंदु अगर ज्यादा गहराई पर अगर नहीं होगा, तो आप ये मान करके चलिए कि बड़ा नुकसान हो सकता है। तो उससे निपटने के लिए शासन को पहले से तैयारी करनी चाहिए और ऊंची बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए फायर ब्रिगेड के लिए या इस तरीके के उपकरण जरूर इनको जल्द से जल्द मुहैया कराने चाहिए, बजाय कि किसी त्रासदी का इंतजार करने के बाद कदम उठाएं। जी आलोक जी, आपने तमाम जानकारी दी हमारे दर्शकों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली एनसीआर से हमारे संवाददाता
जयवीर माभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही उत्तराखंड से राजेश वर्मा हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राजेश जी, जिस तरीके से उत्तराखंड दिल्ली एनसीआर में ये भूकंप के तेज झटके महसूस हुए, बताया जा रहा है पंजाब और उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में ये झटके महसूस किए गए। आप कहाँ पे हैं और आपके एरिया का क्या क्या हाल है, कैसा है, लोग कैसा महसूस कर रहे हैं भूकंप झटके के बाद? राजेश जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल मनोज, एक बारी अपना सवाल दोहराएं। राजेश जी, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में अभी कुछ समय पहले ही भूकंप के झटके महसूस किए गए, साथ ही उत्तराखंड और पंजाब में भी ये झटके महसूस किए गए, तो आप कहाँ पे हैं? आपका एरिया भी प्रभावित है और वहाँ के क्या हालत हैं? बिल्कुल, देखिए मनोज, जिस तरीके से हमने देखा है कि उत्तराखंड में लगातार भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं, और अभी भी थोड़ी देर पहले जिस तरीके से 10:17 पर जो है ये भूकंप के जो झटके हैं वो उत्तराखंड के तमाम राज्यों में, जिलों में का वो महसूस किए गए हैं। इसके कारण जो है तमाम जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर आ गए हैं। एक दहशत का माहौल जो है वो जरूर बना हुआ है। इससे पहले एक और अपडेट भी हमने दिन में अपने दर्शकों को बताई थी कि केदार घाटी, जो केदारनाथ बाबा है उसके ठीक ऊपर एक केदार घाटी है, वहां से एक ग्लेशियर का टुकड़ा भी आज जो है कहीं ना कहीं वो नीचे गिरा है, और उसकी वजह से जो रास्ता, जो पैदल मार्ग है वो भी प्रभावित हुआ है। हालांकि उसको हटाने का काम जो है वो किया जा रहा है केदार घाटी में, लेकिन एक झटका जो है इस समय 10:17 पे जिस तरीके से 5.5 की तीव्रता से जो भूकंप की गति जो है वो मापी गई है, और उत्तराखंड के कई जिलों में जो है ये भूकंप देखने को मिला है। हालांकि इस समय कोई नुकसान का अभी फिलहाल कोई सूचना नहीं है जान माल की, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हिमालय से जिस तरीके से इस तरीके की झटके जो है वो लगातार महसूस किए जा रहे हैं। लगातार साइंटिस्ट भी इन चीजों को लेकर के अपनी जो खोज है वो लगातार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए हिमालय क्षेत्र है, और लगातार हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक के साथ भी छेड़खानी जो है वो हिमालय क्षेत्रों में की जाती है। तो एक बड़ा जो डेंजर जोन है वो कहा जा सकता है कि उत्तराखंड एक डेंजर जोन में है, क्योंकि कई ऐसे वैज्ञानिकों की जो है इस पर रिपोर्ट भी आई है। लेकिन इस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं मनोज, लगातार हम देख रहे हैं कि जो भूकंप के झटके जो है वो मापे जा रहे हैं। कभी 3 पॉइंट समथिंग का भूकंप आता है, तो कभी 4 पॉइंट समथिंग का, और अभी जिस तरीके से अब ताजा अपडेट के साथ हम लोग अपने दर्शकों को पल पल की जानकारी जो है भूकंप के बारे में दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सोचने और गहन चिंता का विषय है कि लगातार हिमालय की घाटी से लेकर तमाम जो देश दुनिया में कहीं, चाहे भले ही वो इसका केंद्र जो है अफगानिस्तान रहा हो, लेकिन तमाम कहीं ना कहीं भारत के कहीं ऐसे शहर हैं, भारत के तमाम जो ऐसे इलाके हैं जहां पर ये भूकंप के झटके जो है काफी तीव्र गति से महसूस किए गए। हालांकि इसमें कोई जान माल का भी नुकसान का कोई जो अपडेट तो नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं दहशत का माहौल अभी भी आधी रात में जो है वो देखने को मनोज खास तौर से मिल रहा है। और देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि लगातार भूकंप के जो झटके हैं वो, चाहे अभी हाल ही में भी कल परसों भी जो है वो भूकंप के झटके जो है वो उत्तराखंड में महसूस किए गए थे, लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे भूकंप की गति जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो गहन चिंता और मंथन का इस समय है, और किस तरीके की ये भूकंप के झटके और आगे महसूस किए जा सकते हैं, ये बहरहाल। राजेश जी, हम आपको रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली एनसीआर से हमारे साथ जयवीर माभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी जयवीर, आप कहां पर हैं और आपके क्षेत्र के क्या हालात हैं, कैसी स्थितियां हैं भूकंप के बाद? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस समय जो दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है गाजियाबाद से सटा हुआ, जहां पर लोनी क्षेत्र है और टीला, भारत सिटी, ऑक्सी होम्स, तमाम ऐसी सोसाइटीज यहाँ पर मौजूद, और मैं भी एक ऐसी ही इंद्रप्रस्थ सोसाइटी में मौजूद, जो 13 मंजिला सोसाइटी है। हालांकि अभी यहाँ पर लोग नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले जब भूकंप के झटके आए थे तो लगभग 10:15 बजे जब भूकंप के झटके आए तो 3 बार ये झटके यहाँ पर महसूस किए गए थे। और जो लोग थे, जो स्थानीय निवासी थे, तो सभी जो ऐसे लोग जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रह रहे थे, वो सभी लोग अपने अपने फ्लैट छोड़कर नीचे आए। और कहीं ना कहीं जिस तरह बच्चों में भी एक डर का माहौल देखा गया कि जिस तरह जो भूकंप की जो घटनाएं थी उसको लेकर लगातार यहाँ पर जो लोग पहुंचे थे, जो तमाम लोग अपने घरों से बाहर निकल चुके थे। और वही आपको बता दें कि दिल्ली में भी 2 जगह से अभी सूचनाएं आ रही हैं कि जहां पर एक तरफ एक बिल्डिंग जो है सकरपुर मेट्रो स्टेशन के पास झुकने की सूचना, जहां पर दमकल विभाग की टीमें भी पहुंची हुई हैं, और वहीं अन्य जगह की भी सूचनाएं हैं। हालांकि अन्य जगह की सूचनाओं की पुष्टि अभी नहीं की जा सकती है। और लेकिन जिस तरह से जो भूकंप के झटके लगातार दिल्ली एनसीआर में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़े
खतरे का भी संकेत कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस तरह से लगातार अगर बात करें तो कुछ दिनों पहले भी लगातार हर महीने के अंतराल में लगातार जो भूकंप के झटके हैं वो आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो लगातार इस तरह जो झटके आ रहे हैं वो लोगों को दहशत में भी ला रहे हैं। जो आम लोग हैं जो अपने घरों में, तो यहाँ पर जो लोगों से बातचीत हुई, जो 13 मंजिले या 12 मंजिले इमारतों में जो लोग रहते हैं, जब उनसे बात हुई, जब मौके पर पहुंचा गया, तो उन्होंने कहा कि जब अचानक से जो भूकंप के झटके आए तो लोग लगातार सीढ़ियों के रास्ते से तुरंत अपने अपने मकानों को छोड़कर नीचे पहुंचे और एक पार्क था वहां पर खड़े हुए मौजूद हुए थे। तमाम गाजियाबाद की हम जनपद की बात करें या दिल्ली एनसीआर के जिलों की बात करें, चाहे गौतम बुद्ध नगर हो या फिर गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, बुलंदशहर, सभी जगह से लगातार सूचनाएं आ रही है कि सभी जगह पर जो भूकंप के हैं वो तीव्र गति से झटके आए हैं। हालांकि अभी जयवीर, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ राजधानी दिल्ली से प्रवीण गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जानते हैं प्रवीण गुप्ता से दिल्ली एनसीआर की क्या स्थिति है, भूकंप के तेज झटकों के बाद दिल्ली एनसीआर में कैसे हालात हैं, लोगों में कैसा माहौल है। तो प्रवीण, आप किस जगह अभी मौजूद हैं और वहां के क्या हालात हैं? लोगों से आपका मिलना जुलना हुआ, कैसा महसूस कर रहे हैं लोग? जी मैं बता दूं आपको, यहाँ दिल्ली के मैं रोहिणी इलाके के अंदर मौजूद हूँ और मैं इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ वो रोहिणी का इलाका है। और यहाँ जिस टाइम भूकंप के झटके आए थे, तो मैं दिखाना चाहूंगा कैमरामैन के माध्यम से कि यहाँ मेरे पीछे ही पार्क है और पार्क में जिस टाइम भूकंप के जब झटके आए थे तो यहाँ जो बिल्डिंगें बनी हुई है, इन बिल्डिंगों से निकलकर सभी लोग अपने अपने घरों से निकलकर जो 4-4, 5-5 मंजिलों की इमारतें हैं उनसे निकलकर अपने सारे लोग पार्क में जाकर इकट्ठा हो गए थे। और इकट्ठा होने के बाद में जो झटके महसूस किए गए हैं वो 7.7 के झटके दिल्ली के अंदर महसूस किए गए थे। और उसी तरीके से अपने बचाव को लेकर सभी लोग बाहर निकलकर पार्कों में खड़े हो गए थे। और अभी जो माहौल है, अभी तो सारा माहौल, सभी लोग जब झटके शांत हो गए हैं तो सभी लोग अपने अपने घरों में जाकर सुरक्षित हो गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भूकंप के झटके आने से लोगों के अंदर एक डर का माहौल बना हुआ है, क्योंकि रात का समय है और जिस तरीके से भूकंप के झटके तेज जो तीव्रता थी उसको देखते हुए लोग अभी भी डर में हैं कि कहीं रात का समय है, कहीं और दोबारा इस तरीके के झटके देखने को ना मिले। प्रवीण, जिस क्षेत्र में आप हैं, जिस एरिया में आप हैं, उस एरिया में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर है? प्रवीण, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो हम ये आपसे जानेंगे कि जिस एरिया में आप हैं, वहां किसी तरह के नुकसान की कोई खबर है? जिस तरीके से सगरपुर की अभी ये खबर दिखा रहे थे, एक ऊंची इमारत के झुकने की खबर आ रही थी, आप जहां पे हैं वहां की क्या स्थितियां हैं? जी अभी तक इस तरीके की कोई भी घटना रोहिणी क्षेत्र के अंदर या रोहिणी के आसपास के जो इलाके हैं, आउटर डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, रोहिणी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर इस तरीके की कोई भी असुविधा का कारण अभी तक सामने नहीं आया है कि कोई बिल्डिंग झुकी हो या कहीं बिल्डिंग गिरी हो या किसी तरीके के कोई नुकसान हुआ हो। ऐसा कोई मामला अभी तक थोड़ी देर पहले तक, आधे घंटे पहले तक सामने नहीं आया है। और सिर्फ इतना ही लोगों में डर बना हुआ है कि कहीं रात को इस तरीके के झटके दोबारा ना आए, और अगर अगर आते हैं तो धीरे गति से हो या फिर इतनी तीव्र गति से ना हो। हाँ प्रवीण, हम आपको रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा के पास जाएंगे। राजेश जी, जिस तरीके से अभी तुर्की में भूकंप की त्रासदी पूरे दुनिया ने देखा, जैसा कि आप बता रहे हैं उत्तराखंड डेंजरस जोन में आता है, तो ये बार बार भूकंप के जो संकेत ये कुदरत दे रही है, तो उत्तराखंड के लिए कितनी खतरनाक स्थिति है, हमें कितना सतर्क होने की जरूरत है और प्रशासन और शासन की तैयारी क्या है? बिल्कुल, देखिए मनोज, हालांकि इसको लेकर के काफी जो सर्च है, चाहे भूविज्ञानिक है या तमाम जो वैज्ञानिक इस पे सर्च कर रहे हैं, वो लगातार उन लोगों की सर्च जो है वो लगातार बेशक भले ही जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दहशत जो है वो खास तौर से देखने को मिलती है हिमालय क्षेत्रों में, खास तौर से उत्तराखंड में बात करें या फिर हमारे पड़ोसी राज्य की बात करें हिमाचल की, तो वहां पर भी इस तरीके का माहौल देखने को मिलता है। हालांकि इसका जो इम्पैक्ट है
वो भूकंप का वो वहां पर इतना तीव्र नहीं देखने को मिला। लेकिन उत्तराखंड में जो है इसकी तीव्रता जो है वो खासतौर से अच्छे ढंग से मापी गई है, यानी कि 5.5 जो है वो मापी गई है। लेकिन देश के कई और भी जो राज्य हैं तो उसमें अलग अलग जो है तीव्र गति जो है वो भूकंप की मापी गई है। जैसे मेरे सहयोगी जो है बता रहे हैं कि यहीं पर 6 पॉइंट समथिंग का ये गति मापी गई है, या अन्य और जगह पर अलग अलग गति मापी गई है। लेकिन देखिए शोधकर्ता जो है वो अपनी जो है सर्च कर रहे हैं, वो लगातार हिमालय में जिस तरीके से एक्टिविटी जो है वो देखने को मिल रही है लगातार, जैसे हम देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट में काफी जो है बदलाव वो की पोजीशन आ रही है। क्योंकि अभी तक अमूमन अगर मनोज हम बात करें तो अभी तक हमने देखा था कि जो है बारिश जो है जो वो है वो जनवरी फरवरी तक लगभग हो जाती थी, लेकिन इस बार बारिश भी कम हुई है, मानसून में काफी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। और दूसरी बात, इस समय अगर उत्तराखंड की बात करें तो मैं इस समय राजधानी देहरादून के अंदर मौजूद हूँ, और देहरादून में इस समय भी जो है लगातार 2 दिन से लगातार बारिश का माहौल बना हुआ था। लगातार बारिश जो है वो राजधानी देहरादून में के सहित जो है तमाम पर्वतीय क्षेत्रों में जो है वो खासतौर से देखने को मिली थी। तो ये अमूमन इस समय पर जो है मनोज ये बारिश का सिलसिला नहीं होता था, लेकिन इस समय भी आप देखेंगे कि लोग जो है यहाँ पर स्वेटर वगैरह पहन करके गर्म जैकेटें जो है वो दोबारा निकल चुकी है। तो ये मार्च का महीना चल रहा है, मार्च में इस समय अमूमन आप देखेंगे कि हर जगह पर जो है गर्मी शुरू हो जाती है, और होली का त्योहार भी अभी हाल ही में निमटा है, तो उसके बाद भी गर्मी में काफी तापमान में काफी जो है बदलाव आ जाता है, बदलाव अधिक हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर की पोजीशन अगर अब तक की बात करें तो 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। और एक खास तौर से जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले अवगत कराया था कि केदार घाटी में भी आज सुबह एक ग्लेशियर जो है वो गिरने की घटना हुई है। हालांकि इसमें बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन वो ग्लेशियर उस पैदल मार्ग पर जाकर के गिरा है जहां पर लोग यात्री जो है यात्रा करते हैं। लेकिन हालांकि उससे अभी देखिए यात्रा बंद है, और यात्रा से अभी कोई ऐसा उसमें नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उस ग्लेशियर को हटाने का या साफ करने का, सफाई का काम जो है वहां के कर्मचारी लगातार कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले की बात करें तो 2 दिन पहले भी जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सहित कई ऐसे जिलों में जो है वो भूकंप के झटके जो है वो मापे गए, पौड़ी में मापे गए खास तौर से। और आज देखिए जिस तरीके से 10:17 पर जो है ये भूकंप की तीव्रता जो है कहीं ना कहीं बढ़ती है, 5.5 तीव्रता हालांकि इसकी मापी गई है। देखिए केंद्र भले ही चाहे अफगानिस्तान हो, लेकिन हिमालय की चोटी से जिस तरीके से एक हलचल जो हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संकेत है आने वाले समय के लिए कि अगर सचेत नहीं हुआ किया गया या हुआ नहीं गया तो कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा जो है वो, चाहे वो देश के उत्तराखंड की बात करें या तमाम देश के अन्य राज्यों की बात करें, तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि इसको लेकर के जो शोधकर्ता है अपनी अपनी शोध जो है वो लगातार कर रहे हैं, अपनी अपनी रिपोर्टें जो है वो केंद्र सरकार को भी दे रहे हैं। लेकिन देखिए ये दैविक आपदा भी कहा जा सकता है कि हालांकि इस समय ऊपर वाले की ये गनीमत जरूर है कि कहीं से कहीं बड़ी नुकसान, जान माल का नुकसान तो भले ही नहीं इसकी घटना सामने आई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक खतरे के निशान पे जो है, चाहे उत्तराखंड हो या पर्वतीय ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भूकंप के लगातार झटके आते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल। जी राजेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता जयवीर मावी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयवीर, जिस तरीके से गाजियाबाद में आप हैं, गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर से लगा हुआ सटा हुआ एरिया है, तो गाजियाबाद में भूकंप की तीव्रता कैसी रही? जैसे कि अभी हमारे संवाददाता प्रवीण गुप्ता बता रहे थे दिल्ली में 6.6 या 7 पॉइंट समथिंग की तीव्रता बता रहे थे, तो गाजियाबाद में भूकंप की तीव्रता कैसी रही? लोगों में किस तरीके अफरा तफरी और रही, और नुकसान की क्या अभी आसपास के क्षेत्र में आपकी किसी तरीके से नुकसान की कोई संभावना या कोई सूचना आपको मिली है? देखिए मनोज जी, मैं आपको बता दूं कि जिस लगभग 10:15 बजे के आसपास भूकंप के झटके आए और लगभग लगातार 3 बार यहाँ पर भूकंप के झटके आए, तो जैसे ही भूकंप का दूसरा झटका आया तो लोगों ने पहले झटके को एक तरह से नहीं समझ पाए कि ये भूकंप है या क्या कारण है। लेकिन जैसे ही दूसरा झटका आया तो जो लोग थे, जो स्थानीय निवासी, क्योंकि गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है और दिल्ली से सटा हुआ ही क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी जो भूकंप की हम तीव्रता की बात करते हैं तो 6.6 6.6 के ही यहाँ पर भी जो रिएक्टर पैमाने पर मापी गई है, जो इसका केंद्र बताया जा रहा है उसको अफगानिस्तान बताया जा रहा है। तो जिस तरह की जो भूकंप के जो घटनाओं की बात करें, जिस तरह जब भूकंप के झटके यहाँ पर आए तो दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद की हम बात करें तो यहाँ पर जो तमाम लोग थे, क्योंकि अगर हाई राइज बिल्डिंग्स यहाँ पर गाजियाबाद में तमाम जगह पर बनी हुई है, तो जो ऊंची बिल्डिंगों में जो लोग फ्लैटों में रह रहे थे वो तमाम लोगों की जो सूचना जैसे ही भूकंप की जानकारी हुई, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जानकारी हुई, तो सभी लोग
अपने अपने मकानों को छोड़कर वो एक पार्कों में या फिर जहां पर वो सुरक्षित जगह हो सकती थी वहां पर पहुंचे। हालांकि अभी तक की बात करें तो गाजियाबाद में कहीं भी कोई ऐसी घटना यानी कि किस तरह के जान माल की या मकान गिरने की कोई ऐसी सूचना अभी तक नहीं मिली है। हालांकि हम लगातार अपने स्रोतों से पता करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई घटना यहाँ पर नहीं है। ना ही प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा या पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसी कोई सूचना या जानकारी अभी तक पहुंची है कि जिसके कारण कहा जा सके कि भूकंप की वजह से कोई आर्थिक या जान माल का या किसी तरह का ऐसा नुकसान हुआ। हाँ, भूकंप के कारण जो लोगों में दहशत या डर जिसको कहा जा सकता है वो साफ तौर पर देखने को मिला। जिस तरह भूकंप आने के बाद तमाम तरह के सोशल मीडिया पर लोगों के मैसेज आने शुरू हुए, लोग अपने अपने जो वीडियो थे, चाहे उसमें पंखे की वीडियो थी या फिर अपने अपने जो सोसाइटी की बात करें, तमाम जगह से जिस तरह के संदेश आए उनसे जरूर महसूस हुआ कि जो लोग इस भूकंप के बाद से काफी सदमे में है, यानी कि कहा जा सकता है कि काफी डर भी यहाँ पर देखने को मिला है जनपद गाजियाबाद में जो भूकंप के झटके के बाद से। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार, अगर हम जैसा अभी हमारे सहयोगी देहरादून से बता रहे थे कि लगातार जो भूकंप के झटके हर एक महीने के अंतराल या फिर कुछ समय के अंतराल जब लगातार जिस तरह से भूकंप के झटके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देवी आपदा भी इसको कहा जा सकता है। या फिर जिस तरह से जो भूकंप है, कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिक है लगातार इन चीजों को निरीक्षण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर जो भूकंप जो लगातार आ रहे हैं इसका क्या कारण है और किस तरह से। हालांकि जो प्लेट्स, जो धरती की जो प्लेट्स बताई जाती हैं वो जब खिसकती हैं तब भूकंप आता है। तो किसी भी तरह की जो जान माल को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और प्रशासनिक अधिकारियों से भी बातचीत उनका साफ तौर पर कहना है कि जैसे ही कोई यदि कोई सूचना मिलती है तो तत्काल उस सूचना पर कार्य किया जाएगा। और जो राहत बचाव कार्य की बात की जाए तो उसके लिए भी पूरी तैयारियां हैं। लेकिन अचानक से जिस तरह आपदा की बात करें, जिस तरह आपको भूकंप को लेकर लोगों में दहशत है वो साफ तौर पर देखने को मिला है। डर की वजह से लोग तमाम जो यहाँ तक कि जो बच्चे भी अब फ्लैट को छोड़कर बाहर आ चुके थे। हालांकि काफी समय बीत जाने के बाद अब जो बच्चे या फिर जो लोग थे स्थानीय निवासी अपने अपने घरों में जा चुके हैं। अब यहाँ पर, क्योंकि मैं भी एक सोसाइटी के बाहर यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, जो इंद्रप्रस्थ सोसाइटी जिसको कहा जाता है, तो 13 मंजिली यहाँ पर इमारत है। कुछ समय पहले यहाँ पर काफी भीड़ थी और जो लोग जो निवासी थे यहाँ के रहने वाले थे वो लोग यहाँ पर मौजूद थे। जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने हालांकि कैमरे के सामने तो बोलने से इनकार किया था, लेकिन जो लोग थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो जैसे ही भूकंप के झटके आए तो डर की यानी कि दहशत की वजह से अपने अपने मकानों को छोड़कर वो नीचे आए थे। यहाँ तक कि जो बच्चे थे उन बच्चों में भी एक तरह से डर था। उन बच्चों ने भी बताया कि वो भूकंप की वजह से नीचे आए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं इसको देखना होगा और जो वैज्ञानिक है उनको भी इस जयवीर, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ भूवैज्ञानिक अमन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अमन जी, जिस तरीके से ये बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, खासतौर से दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है ये खास तौर से हर बार प्रभावित होता नजर आ रहा है, तो इसका कारण क्या है? क्या दिल्ली एनसीआर ऐसे जोन में आता है कि बार बार भूकंप के झटके की जद में आता है? तो आपका क्या तकनीकी पहलू क्या है इसका, क्या जानकारी देंगे आप? बेसिकली मैं काफी सालों से इस पे काम कर रहा हूँ। बेसिकली मैं एक एनिमेटर हूँ, मेरा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम है। तो ये चीज 2014 से मैं कवर कर रहा हूँ कि एक दो चीजों में देखा जाता है। एक होता है टेक्निकल कि अर्थक्वेक क्यों आ रहा है, हमारी बेल्ट वीक क्यों हो रही है और हमेशा एपिसेंटर हमारे इंडिया के नॉर्थ जोन में क्यों बनता जा रहा है, वो चीज। और सेकेंडली एक अवेयरनेस का हम एक वो रखते हैं कि जो क्योंकि एक नेचुरल क्लाइमेटी है तो हम ज्यादातर इससे प्रभावित से मतलब इससे बच सकते हैं कि हम इसे रोक नहीं सकते। तो मेनली हमें अवेयरनेस पे भी काम करना पड़ता है कि जब ऐसी सिचुएशन आए तो हमें क्या ड्रिल्स फॉलो करनी चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। जी अमन जी, हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से क्या मैसेज आप हमारे दर्शकों को क्या देना चाहेंगे कि भूकंप की स्थिति अगर बनती है तो हमारे दर्शक जो हैं या आम इंसान वो कैसे अपने आप को सुरक्षित रखेगा? पहले तो मतलब मैं यही बोलना चाहूंगा कि पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इंसान को, क्योंकि एक नेचुरल क्लाइमेट है तो हमें उस तरीके से ही इसे फेस करना चाहिए। क्योंकि हमारे ऊपर ऐसा तो कुछ है नहीं कि हम इस चीज को रोक सकते हैं, हम इससे प्रिवेंट हो सकते हैं। तो बेसिकली जैसे मैंने अपने पूरी एनिमेशन फिल्म में भी दिखाया था कि हम लोगों को बाहर चले जाना चाहिए, किसी भी ऐसे सब्सटेंस के आसपास नहीं जाना चाहिए जो फॉल कर सकता है। मोस्ट प्रोबेबली हमें अपने घर के चौखटों के नीचे खड़े हो जाना चाहिए, जो बेसिक चीजें हैं लेकिन लगती बेसिक है बट वो इंसान की जान बचा लेती है। हाँ अमन जी, एक और सवाल आपसे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो
ये भूकंप के का वजह क्या है और कैसे एक क्षेत्र हर बार प्रभावित होता है, एक क्षेत्र बार बार केंद्र बनता है, तो इसके वैज्ञानिक कारण और प्रभाव क्या है? बेसिकली इसका एपिसेंटर हमारी नॉर्थ साइड इसलिए बन रही है क्योंकि वहाँ की जो बेल्ट है, जो हमारे एनसीआर से होती हुई बेल्ट जाती है, वो काफी वीक हो चुकी है। क्योंकि हम इतना ज्यादा, मतलब ये बेसिकली एक आप चीज देखेंगे तो ये हर चीज नेचर से कनेक्ट होके आ रही है। जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, मतलब हमने नेचर को इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया है कि अब हमारी बेल्ट इतनी वीक हो जाती है। क्योंकि हम पहले कैसे देखते थे, पहले अगर 2000 से पहले आपकी रिपोर्ट्स देखेंगे तो हमारे बहुत कम आते थे, मतलब कुछ सालों में इतने बड़े मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक हमें फील होते थे। लेकिन अब एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमें ये अर्थक्वेक आते आते दिखते हैं, ये आसपास ही दिख जाते हैं और मोस्टली एपिसेंटर की दिल्ली एनसीआर के पास रहता है। तो हमारी बेल्ट इतनी ज्यादा ही वीक हो चुकी है कि वो बार बार रिअकर होते जाएंगे और आगे भी हमें इसे प्रिवेंशन के उस पर रखना पड़ेगा। मतलब जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि हमें इससे प्रिवेंट होना है जितना हम बच सकें, क्योंकि अभी आगे भी और भूकंप के झटके हमें महसूस हो सकते हैं। अमन जी, एक और सवाल हमारा आपसे है, क्या ग्लोबल वार्मिंग ही भूकंप के आने की एक वजह है या और कई कारण मिलकर ये भूकंप बार बार जो आ रहा है इसका कारण बन रहे हैं? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बट वही है कि जैसे डिफॉरेस्टेशन है तो उससे हमारा सॉइल इतना ज्यादा वीक हो चुका है, जो हमारी नीचे की मिट्टी है, फिर सॉइल इरोजन होता है, वाटर कंजर्वेशन जब हम नहीं करते तो उसके बाद पानी का लेवल इतना जाके नीचे जा चुका है, उसे फिर ड्रिल करके निकालते। तो हर चीज एक चीज से कनेक्टेड है, सारी चीजें, कि हम नेचर को इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय कर चुके हैं कि आज, मतलब इससे हम देख सकते हैं कि 2000 से पहले हमारा अगर एवरेज लिया जाए तो 3.5 ईयर्स निकल के आया करता था कि अगर एक बहुत मेजर अर्थक्वेक को करना है तो 2000 से पहले कि 3.5 ईयर्स है, अब वो 11 मंथ्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो इतनी जल्दी, इतने कम टाइम के इंटरवल में हमें अर्थक्वेक। अमन जी, हमारा आखिरी सवाल आपसे है, सरकार को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिस तरीके से ये बार बार इस तरीके की भूकंप की घटनाएं हो रही हैं और कुदरत एक मैसेज दे रही है, तो गवर्नमेंट कैसे तैयारी करे? जैसे कि तुर्की में अभी एक बड़े भूकंप को दुनिया ने देखा, तो सरकार के लिए आपका क्या मैसेज होगा? किस तरीके से गवर्नमेंट सरकार अलर्ट रहे जिससे भारी नुकसान से बचा जा सके अगर कोई इस तरीके की घटना कोई होती है? मैं 2014 से, मतलब मेरे को ऑल ओवर वर्ल्ड कवर करा गया था। जब मैं नेपाल में अर्थक्वेक आया था तो मैंने वहीं से एक अवेयरनेस प्रोजेक्ट, एनिमेशन फिल्म की, एक एनिमेशन फिल्म एक ऐसा माध्यम हो जाता है कि जिसे आप बच्चे को भी दिखाते हैं उसे भी समझ आता है, एक मिडिल एज को भी और बूढ़े को भी समझ आ जाता है। तो मेरा सरकार के लिए यही मैसेज होगा कि जितना एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दी जाती है तो वो हर क्लासेज में एक हफ्ते में एक क्लास हमेशा नेचुरल क्लैमिटी की ड्रिल रखें, जिसमें वो लोगों को एजुकेट करें, बच्चों को एजुकेट करें। एक बार को बड़ा तो निकल जाता है, बच्चे बहुत ज्यादा हार्म हो जाते हैं इन सब चीजों में। तो हम उन लोगों को एजुकेट करें, एक अवेयरनेस फिल्म चलाए जो एक सेमिनार हो और रूरल एरिया में जाके एक स्क्रीन पे ये सब चीजें चलाएं, लोगों को बताएं, क्योंकि अवेयरनेस ही एक ऐसी चीज है जिससे अर्थक्वेक से हम बच सकते हैं। ये नेचुरल चीज है, रोकी तो जा नहीं सकती है, तो हम इससे कम हार्म हो, यही मेरा भी मोटिव था। और मैं भी सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि हर स्कूल में, बुक्स में ड्रिल्स लगाएं, सेमिनार्स लगाएं, जितना ज्यादा लोगों को अवेयर कर सकें उतना ज्यादा फायदा होगा। जी अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो ये अमन जी हमारे भूवैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो और हमारे कई जगहों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयवीर मावी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं, प्रवीण गुप्ता दिल्ली से जुड़े हुए हैं, साथ ही राजेश वर्मा जी हमारे ब्यूरो चीफ देहरादून से जुड़े हुए हैं। राजेश जी, हमारा सवाल आपसे है, जिस तरीके से अभी तुर्की में भूकंप को दुनिया ने देखा, कितना भयावह स्थिति रही, तो उत्तराखंड में जिस तरीके से आप अभी बता रहे थे कि भूवैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं, लगातार सर्वे और शोध कर रहे हैं, तो उत्तराखंड खासकर उन एरियो में जो लगातार भूकंप से प्रभावित रहे हैं, तो उसको लेकर सरकार की हमारी सरकार की क्या तैयारी है कि अगर कोई ऐसी घटना होती है, कोई बड़ा भूकंप आता है, तो ज़्यादा जान माल का नुकसान ना हो? बिल्कुल मनोज, देखिए बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि अभी एक जो उदाहरण के तौर पे जो अभी अमन जी हमारे साथ जुड़े थे, तो उन्होंने बहुत कुछ चीजें जो है वो हमारे दर्शकों को बहुत डीपली बताई कि किस तरीके का, जो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट में काफी बदलाव हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि एक
जो है सरकार, हालांकि किसी भी राज्य की, खासतौर जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ की जो सरकारें हैं, क्योंकि इस तरीके के झटके और खासतौर से जो दैविक आपदाएं जो उत्तराखंड या तमाम पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को ज्यादातर मिलती है, चाहे वो लैंडस्लाइड की वजह से हो या पानी की वजह से हो, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की मॉक ड्रिल जो है वो खासतौर से जो की जाती है तो पर्वतीय क्षेत्रों में, हालांकि चाहे छोटे बच्चे हो या बड़े हो, सबको एक मैसेज दिया जाता है कि अगर कोई ऐसी दैविक आपदा आती है तो उससे किस तरीके से निपटा जाए। हालांकि इसको ज्यादा पैनिक नहीं लेना चाहिए, ये अभी हमारे साथ जो जुड़े थे उन्होंने भी अच्छे तरीके से समझाया हमारे दर्शकों को, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए भले ही दहशत अगर कोई कहे या ना कहे, लेकिन दहशत जरूर बन जाती है। हालांकि जिस तरीके से अब मुझे लगता है कि उत्तराखंड में तो एक सामान्य तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि आए दिन जो है, चाहे एक दिन छोड़े आप दूसरा दिन छोड़े, तो तीसरे दिन भूकंप का झटका जो है वो जरूर महसूस किया जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हैबिट जो है वो हिमालय क्षेत्रों में यहाँ के लोगों में खास तौर से बन गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जब धरती के अंदर ज्यादा हलचल होती है तो कहीं ना कहीं चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं दहशत बनना एक लाजमी है, और इसके ये जो है खासतौर से प्रिपरेशन बरतना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। घर से निकलना, सुरक्षित स्थान पर पहुंचना, और कहाँ पर खड़ा होना है, कहाँ पर नहीं खड़ा होना है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के जो है वो बिल्कुल ध्यान देना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सरकार हमेशा प्रयास करती है कि जब भी कोई इस तरीके की दैविक आपदाएं आए तो उससे पहले एक अंडर ट्रेनिंग जो है, एक ऐसा मॉक ड्रिल जो है वो पूरे देश में इस तरीके की जाती है। हालांकि जी राजेश जी, कितना इम्पैक्ट मिलता है। जी राजेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम प्रवीण गुप्ता के पास आना चाहेंगे, राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली खासकर एनसीआर क्षेत्र के लिए ये कुदरत बार बार मैसेज दे रही है, तो लोगों में किस तरीके के विचार आ रहे हैं, कैसे बार बार भूकंप आ रहे हैं, लोगों में किसी तरीके से पैनिक की स्थिति बन रही है क्या, जिस तरीके से बार बार भूकंप के ये स्थितियां बन रही हैं? जी मैं आपको बता दूं सर, जो बार बार दिल्ली एनसीआर के अंदर भूकंप के झटके जो आते हैं, उसकी जो स्थिति बनती है, उसका कारण है दिल्ली पूरी खोखली हो चुकी है। दिल्ली को पूरी तरीके से दिल्ली सरकार ने खोखला कर दिया है। कहीं मेट्रो को लेके, कहीं सीवर लाइन को लेके, कहीं पानी की लाइन को लेके, कहीं किसी और चीज को लेके, कहीं फोन लाइन को लेके, कहीं इंटरनेट कनेक्शन को लेके। आप दिल्ली के अंदर कभी भी अगर आप आते हैं, या दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं, वो लोग इतने परेशान हैं कि दिल्ली नीचे से पूरी की पूरी खोखली हो चुकी है। इस वजह से दिल्ली के अंदर और दिल्ली एनसीआर के अंदर जो झटके देखे जाते हैं, वो इसलिए देखे जाते हैं, दिल्ली के अंदर जो एनवायरनमेंट का जो माहौल है वो जरा सा भी सेफ नहीं है। एनवायरनमेंट के नाम पर यहाँ लोग पेड़ पौधे तो लगाते हैं, लेकिन उनकी देखभाल करने के लिए पार्कों के अंदर जितने भी माली रखे जाते हैं, वो माली उतना काम नहीं करते जितना काम उन्हें करना चाहिए। तो दिल्ली के अंदर जो बार बार भूकंप के झटके आते हैं, दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो दिल्ली की जो पुलिस है वो पूरी तरीके से मुस्तैद रहती है, लेकिन दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो खुद ही उस आपदा को नहीं रोक सकते। दिल्ली में अगर बात करें दिल्ली पुलिस की, या फायर ब्रिगेड की बात करें, या और सिविल डिफेंस की बात करें, दिल्ली के अंदर कभी भी, दिल्ली एनसीआर में कभी भी अगर इस तरीके की आपदा आती है तो सिविल डिफेंस के लोग, दिल्ली पुलिस के लोग, फायर स्टेशन के लोग उसी टाइम तत्पर वहां पर मौजूद होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट की बात आती है, भूतल की बात आती है, तो भूतल की बात के अंदर सीधा सीधा निशाना दिल्ली पे साधा जाता है। वो इसलिए कि दिल्ली पूरी नीचे की तरफ से आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी रोड पे निकल जाएं, किसी भी रास्ते पे निकल जाएं, कहीं पर भी निकल जाएं, आप जगह जगह वहां खड्डे पाएंगे। और दिल्ली को पूरी तरीके से दिल्ली सरकार ने खोखला कर दिया है, और उसकी वजह से जो भूकंप के झटके हैं वो दिल्ली और एनसीआर के अंदर तीव्रता से देखे जाते हैं। जी प्रवीण, आपको रोकना चाहेंगे। जयबीर मावी के पास हम चलेंगे। जिस तरीके से जयबीर, प्रवीण ने अभी बताया कि किस तरीके से प्रशासन तैयार नहीं है पूरी तरीके से, अगर इस तरीके से कोई घटना होती है, भूकंप की स्थिति आती है या कोई और ऐसी स्थिति आती है। गाजियाबाद की कैसी स्थिति? गाजियाबाद हमारे कितना तैयार है? एनसीआर से लगा हुआ क्षेत्र है, और जिस तरीके से बार बार एनसीआर जद में आ रहा है भूकंप के, गाजियाबाद कितना तैयार है? जयबीर, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। देखिए मनोज जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह लगातार भूकंप की या फिर प्राकृतिक आपदाओं की हम बात करते हैं, तो गाजियाबाद प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, पूरी मुस्तैद है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एनडीआरएफ की
कंपनी है और एनडीआरएफ की जो टीम है तुर्किया में अपना प्रदर्शन कर चुकी है, बेहतर प्रदर्शन करती है। और तुर्किया के अलावा अगर हम बात करें, जो एनडीआरएफ की टीम है बहुत विदेशों में कई जगह पर जो खतरनाक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्रों की, हम उत्तर प्रदेश के सॉरी भारत की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी अपना रेस्क्यू ऑपरेशन, चाहे केदारनाथ के घटना हो, तो रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर हम बात करें पूरी तरह से प्रशासन की तैयारी है। लेकिन जो प्राकृतिक आपदाओं से बचाव की बात है उसको लेकर मैं भी के न्यूज के माध्यम से जो दर्शक है उनसे अपील करूंगा कि जब ऐसी घटना हो, जब आपको लगे कि भूकंप की स्थिति है तो पैनिक ना हो, ज्यादा डरे नहीं। जैसा भी हमारे जो भू वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था कि जब चाहे घर की चौखट के नीचे खड़े हो जाए या फिर घर में जो मेज है उसके नीचे आप थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं, क्योंकि जो भूकंप का जो दौर है वो कुछ ही समय के लिए आता है। तो ऐसे में ज्यादा भागदौड़ ना करें, जिससे कि जो अन्य तमाम लोगों को समस्याएं हो सकती है। खुले में आ जाए, अगर संभव है तो धीरे से अपने मकान से निकलकर बाहर आ सकते हैं। हालांकि जो अगर हम हाई राइज बिल्डिंग्स की बात करें, जिस तरह दिल्ली एनसीआर के आसपास की जो जगह है यहाँ पर काफी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, लोग बहुमंजिली इमारतों में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के सामने काफी समस्याएं हो सकती है, क्योंकि लोग जल्दबाजी में लिफ्ट का प्रयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे समय पर लिफ्ट का प्रयोग ना करें, सीढ़ियों का प्रयोग करें और सीढ़ियों के रास्ते उतरकर सुरक्षित अपने स्थानों तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि अगर भूकंप की हम बात करते हैं तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको रोका जा सकता हो या इसका कोई पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कब आएगा और कब किस तरह का नुकसान दे सकता है। तो कहीं इस तरह की कोई भूकंप को लेकर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि कब भूकंप का झटका होगा और कब उसको कितना वो प्राकृतिक नुकसान दे सकता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे अब दिनचर्या में हमें इसे मान लेना चाहिए। और जिस तरह लगातार भूकंप के झटके आ रहे, तो अब कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वो भी अब इस भूकंप के झटकों को बहुत ज्यादा उस तरह सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि लगातार जब हम आदी हो जाते हैं और धीरे धीरे वो चीजें हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है और उन सब चीजों से पार पाया जा सकता है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से हमें सुरक्षित रहना चाहिए और सुरक्षा के जो नियम है उनको अपनाते हुए हम अपने जीवन को जी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह जो भूकंप के आज लगातार 3 झटके आए हैं, कहीं ना कहीं वैसे चिंता का भी विषय कि लगातार जिस तरह जो भूकंप के जो झटके आ रहे हैं, जैसा अभी भू वैज्ञानिक जी ने बताया भी था कि जो लगातार जो भूकंप के झटके, हालांकि प्राकृतिक की हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर की बात करें या फिर जो भी देश के जो महानगर हैं, चाहे बंबई हो, दिल्ली हो, तो तमाम जगह पर अब कंक्रीट के मकान बन चुके हैं। लगातार जो पेड़ हैं, वो जंगल है, वो काटे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह जो प्राकृतिक जो चीजें थी अब वो कम होती जा रही है, प्राकृतिक साधन संसाधन कम है। तो कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक आपदाओं का सामना तो जब चीजें कम होंगी, जंगल कम होगा, तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें तो हमें देखनी भी पड़ेगी। तो लेकिन केवल आवश्यकता है तो उसके सजग रहने की और उसके जो उपाय है उन उपायों को अपनाया जा सकता है, जिसके सहारे हम अपने लाइफ को, अपने जीवन को हम ऐसी समय पर जब कोई भूकंप जैसी या फिर कोई प्राकृतिक आपदा हो तो उस समय हम अपने जीवन की रक्षा कर सकें। जी मनोज जी जयवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रवीण आपका शुक्रिया और राजेश जी आपका भी शुक्रिया। तमाम जानकारी हमारे